नमस्कार। करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 2 अक्टूबर और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल जो है वो ये रहा कि विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, हर साल 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 1977 में इसकी शुरुआत हुई थी। एक सवाल ये बन सकता है यहाँ से, याद रखिएगा। इस दिवस मनाने का उद्देश्य क्या रहता है? शाकाहारी वेजिटेरियन को प्रमोट करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहता है। अगला सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किसे 50वें सीजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उसमें भी क्या रहता है, एक कैटेगरी होती है मानद सीजर, वो किसे दिया गया है? बहुत अच्छा सवाल है। जूलिया रॉबर्ट्स जो कि बहुत फेमस है, उन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। देखिए, जो सीजर पुरस्कार होता है, ये पुरस्कार देती कौन है? फ्रांस की जो फिल्म इंडस्ट्री है, जैसे हमारे इधर आईफा वगैरह होते हैं, ऐसा फ्रांस में फिल्म, ये एक प्रकार का वहाँ का नेशनल फिल्म अवार्ड होता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1976 में। तो ये तो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, बट सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि इस बार ये किसे दिया गया है? जूलिया रॉबर्ट्स को। अगला सवाल, इथेनॉल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अभी हम जो लोग हैं इंडियंस, हम तीसरे नंबर पर हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड में दोनों कैटेगरी में, चाहे वो प्रोडक्शन हो या फिर वो हो क्या हो, कंजप्शन हो, दोनों मामलों में इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पर है। तो सवाल ये है कि पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर जो है वो अमेरिका है और दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। इथेनॉल क्या होता है? जैसे कि गन्ना होता है, अब गन्ना का जो वेस्ट होता है उसको हम इथेनॉल में कन्वर्ट करके उसको पेट्रोल में इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब इथेनॉल पेट्रोल में किस हद तक मिलाया जा सकता है? 10 to 20% का रेशो रख सकते हो आप पेट्रोलियम में। तो इससे क्या होगा, जो कि कृषक होते हैं, जो फार्मर होते हैं, इनकी कंडीशन भी थोड़ी इंप्रूव होगी, है ना। क्योंकि वेस्ट तो वेस्ट रहता है, अगर वो बिकता है मार्केट में तो उससे अलग से एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाती है फार्मर्स की। और ये थोड़ा सा ज़रूरी भी है ना, करंट की सिचुएशन देखा जाए तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इथेनॉल याद रखिएगा, भारत तीसरे नंबर पर है। हाल ही में किस राज्य ने देसी गायों को राज्य माता का दर्जा दिया है? तो देसी गायों को राज्य माता का दर्जा दिया है महाराष्ट्र सरकार ने। इसमें क्या रहेगा, इनका मूल उद्देश्य क्या है? वो जो देशी गाय होती है उनको प्रमोट करना। ठीक है, इसमें 50 रुपये का अनुदान पर डे के हिसाब से भी जो देसी गाय रखते हैं, उनके जो पशुपालक होते हैं, उनको 50 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। तो बहुत अच्छा सवाल है। राज्य माता का दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र के बारे में दो चीज़ याद रख लीजिएगा। एक तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है एकनाथ शिंदे। और एक सवाल और बन सकता है ना यहाँ से, राज्यपाल वाला भी बन सकता है। तो राज्यपाल का नाम क्या रहेगा? सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जो है वो महाराष्ट्र के राज्यपाल है। बाकी कैपिटल तो आपको वैसे ही पता है, इसकी कैपिटल जो है वो मुंबई है। चलिए अगले सवाल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है काजिंद, वो कहाँ आयोजित किया गया है? ये सवाल दो प्रकार से आ सकता है। एक तो आपसे क्या पूछ सकता है वो, भारत पाकिस्तान का, सॉरी पाकिस्तान गलत हो गया है, मिस्टेक हो गई, कजाकिस्तान को 8वां कौन सा नंबर का था? ये 8वें नंबर का नाम पूछ लेगा कभी वो आपसे, तो बता दीजिएगा। तो देखो, इसका सही जवाब है उत्तराखंड में ये सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। और ये अभी कौन से नंबर का है? 8वें नंबर का है। तो यहाँ से एक सवाल बन सकता है, कजाकिस्तान जो है वहाँ से भी दो सवाल बना लो आप। एक तो कैपिटल पूछेगा, तो कैपिटल बहुत इजी है इसकी, अस्ताना जो है वो कजाकिस्तान की कैपिटल है, याद रखेगा। तेंगे एक करेंसी और पूछ सकता है आपसे, वो तेंगे जो है वहाँ की करेंसी है। तो कैपिटल जो है अस्ताना है, तेंगे जो है वो वहाँ की करेंसी है। थोड़ा सा इसकी लोकेशन देखेंगे हम, तो कजाकिस्तान कहाँ मिलेगा आपको? ये देखिए, कजाकिस्तान इस जगह पर मिलेगा। ऊपर बॉर्डर शेयर करता है किससे? रूस से, इधर चाइना से, इधर किर्गिस्तान से शेयर करता है, इधर उज्बेकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये वाली, देख रहे हो आप, ये कैस्पियन सागर जो होता है, इसके साथ भी ये बॉर्डर शेयर करता है। और ये भविष्य में एक सवाल बन सकता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको देख लीजिएगा एक बार, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिका ने ताइवान को कितनी सहायता राशि प्रदान की है? और इसका सही जवाब रहेगा $567 मिलियन की एक प्रकार का पैकेज दिया है ताइवान को। अब इसका कारण क्या हो सकता है? वो पॉलिटिक्स रीज़न हो सकती है। चाइना को काउंटर करना है तो ताइवान बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
क्यों इंपॉर्टेंट होता है देख लीजिए, लोकेशन देखिए, ताइवान की लोकेशन ये होती है यहाँ पर। अब चाइना को काउंटर करना है, क्योंकि भाई साहब भविष्य में चाइना आगे बढ़ेगा, इसे ही तो अमेरिका को काउंटर करना ही पड़ेगा। तो जैसे कि चाइना क्या करता है, चाइना इंडिया को काउंटर करने के लिए श्रीलंका तक आ गया है, वो यहाँ पर कुछ बेस वगैरह बना रहा है, जिससे भविष्य में इंडिया को काउंटर करना आसान हो जाए। तो वैसे ही ये भी कर रहा है भाई साहब। ताइवान से दो सवाल बना लो। एक तो वहाँ की राजधानी क्या है, ताइपे। ताइवान की राजधानी क्या है, ताइपे। और न्यू ताइवान डॉलर वहाँ की करेंसी का नाम है, न्यू ताइवान डॉलर करेंसी का नाम है। यूएसए मतलब अमेरिका से भी 3 सवाल बनाए जा सकते हैं। एक तो कैपिटल क्या हो जाएगी, सबको पता है वाशिंगटन डीसी जो है वो यूएसए की कैपिटल है। दूसरा, वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, जो अभी चले जाएंगे नवंबर में, जो बाइडेन जो है वहाँ के प्रेसिडेंट है। और क्या बन सकते हैं, डॉलर है ना, सबसे इंटरेस्टिंग करेंसी यही है अभी तो हाल फिलहाल तो डॉलर जो है वहाँ की करेंसी है। तो ऐसे आप कर सकते हो। अब ये अपन ने ताइवान की लोकेशन देख ली थी, ताइवान कैपिटल। ऊपर क्या है, ईस्ट चाइना सी है। देखो थोड़ी लोकेशन देखोगे ना आप ताइवान की, तो इधर ऊपर की तरफ ईस्ट चाइना सी है। और अमेरिका चाहता है कि मतलब थोड़ा सा इस पूरे एरिया में अपना दबदबा बनाया जाए, तो वो ताइवान को ऐसे हेल्प करके मतलब मदद करना चाहता है, जिससे कि यहाँ पर थोड़ा सा उसका प्रेजेंस बनी रहे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। और ये दिवस मनाते हैं हर साल 1 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। अब इसमें एक चीज़ और है कि आपको याद रखना पड़ेगा, एक सवाल पूछा जाएगा यहाँ से कि इस बार जो डे मतलब ये दिवस मनाया गया है 1 अक्टूबर के दिन, इसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी एजिंग मतलब बुढ़ापा होता है विथ डिग्निटी। ये रट्टा मार लीजिएगा, एजिंग विथ डिग्निटी क्या थी, इसकी थीम थी। चलिए अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है। तो सही जवाब है विराट कोहली है इसका सही जवाब। सचिन तेंदुलकर का एक रिकॉर्ड था 27,000 रन बनाने का, वो तोड़ दिया है, बट इन्होंने रिकॉर्ड बनाया सबसे तेज, वो सचिन तेंदुलकर से भी तेज रिकॉर्ड बना लिया है इन्होंने। विराट कोहली के बारे में क्या क्या याद रख सकते हो, एक सवाल बहुत अच्छा बन सकता है यहाँ से कि विराट कोहली ने अपना जो डेब्यू किया था, पदार्पण बोलते हैं हिंदी में, जब पहली बार ये आए होंगे और क्रिकेट खेली होगी उसको पदार्पण कहते हैं, है ना। डेब्यू किया था वो श्रीलंका के खिलाफ किया था, और कब किया था, 2008 में। पहला इंटरनेशनल मैच खेला था अपने विराट कोहली ने। 2 सवाल और बन सकते हैं बहुत अच्छे कि विराट कोहली को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था 2013 में। एक सवाल और बन सकता है क्योंकि इनको सिविलियन अवार्ड मिला था, अर्जुन पुरस्कार तो स्पोर्ट्स वाला हो जाएगा, सिविलियन अवार्ड मिला था पद्मश्री, 2017 में इनको पद्मश्री दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो ये सवाल भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बन सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। महात्मा गांधी की आज जयंती है, तो उनके ऊपर एक सवाल है कि ये इस बार कौन से नंबर की जयंती उनकी हुई है। सबको पता है ये 155वीं है, क्योंकि जीवन निकल गया हमारा भाई साहब पढ़ते पढ़ते कि 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। अब गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत तो सवाल बनता है भाई। 1888 है ना, वो तारीख है जब गांधी जी वकालत की तैयारी के लिए कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे। फिर वहाँ से एक केस के सिलसिले में, एक केस था, उस केस के सिलसिले में कहाँ चले गए, वो साउथ अफ्रीका चले गए। फिर वहाँ पर देखा यार कि बहुत ज़्यादा नस्लीय भेदभाव हो रहा है, मतलब जो गोरे हैं अफ्रीका में वो क्या कर रहे हैं, वो अफ्रीकन्स को परेशान कर रहे हैं। तो गांधी जी ने वहाँ पर सबसे पहले क्या किसका इस्तेमाल किया, सत्याग्रह। बोले भाई मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। गांधी जी को लगा कि अब मुझे भारत लौट जाना चाहिए, तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आते हैं। तो याद रखिएगा 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कमेंट करके बताइए। गांधी जी लौटे। अब गांधी जी को यहाँ पर शरण चाहिए थी भाई साहब, कोई ना कोई तो चाहिए जो हेल्प करे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे वो गांधी जी के बन गए राजनीतिक गुरु, और उनके कहने पर उन्होंने बोला कि देखो अगर इंडियन पॉलिटिक्स में शामिल होना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, आप पहले ना घूमो पूरा, है ना, पूरा सब कुछ अच्छे से घूमो, पूरे इंडिया को समझो, उसके बाद पॉलिटिक्स में आना। और इसी का परिणाम था कि गांधी जी ने पूरा भारत को घूमा, और 1917 में चंपारण कहाँ पर है, बिहार में है। तो बिहार से गांधी जी ने
अपने आंदोलन की शुरुआत की, है ना, मतलब नेशनल पॉलिटिक्स में आए। वहाँ के किसान क्या होते थे, नील की खेती करते थे, नील खेती होती थी, तो वो 3 काठिया एक प्रणाली चलती थी अंग्रेज़ों की, उसके खिलाफ वहाँ का विरोध प्रदर्शन किया, गांधी जी ने शामिल हुए, तो गांधी जी फिर इस आंदोलन के बाद छा गए थे भाई साहब नेशनल पॉलिटिक्स में। 1918 में भी गांधी जी का एक बहुत महत्वपूर्ण, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक आंदोलन किया उन्होंने। अहमदाबाद जो थी, वहाँ के मिल मजदूर थे, है ना, कॉटन मिल थी, तो वहाँ के उनकी हेल्प करने के लिए आंदोलन किया। 1920-21 का जो दौर था गांधी जी का, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अर्थात, है ना, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया। गांधी जी के बारे में एक बहुत प्रमुख उपलब्धि जो मुझे याद आ रही है वो है 1924 का बेलगाम का अधिवेशन, है ना। एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जो 1924 में बेलगाम में हुआ था और गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके अलावा गांधी जी कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्थात INC के कभी भी वो अध्यक्ष नहीं रहे। गांधी जी के बारे में पता है आपको, 1930 में उन्होंने दांडी मार्च किया था नमक कानून तोड़ने के लिए, और 1931 में गांधी जी के बीच में और तत्कालीन जो वायसराय था इरविन के बीच में गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये हुआ था। इसके बाद गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। गांधी जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन जो था, गांधी जी का बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है। फिर 30 जनवरी को गांधी जी की नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या कर दी जाती है। अब आपको एक सवाल ऐसा बताऊंगा मैं कि हो सकता है आपने कभी सुना ही नहीं होगा। आप बताइए मुझे कि गांधी जी की जो फोटो है नोट पर पहली बार कब छपी, और इसका सही जवाब होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई साहब, 1969। मुद्रा के ऊपर, मुद्रा मतलब इंडियन करेंसी, भारतीय मुद्रा के ऊपर गांधी जी का फोटो पहले आया। इससे पहले अशोक स्तंभ हुआ करता था, है ना, तो फिर गांधी जी का फोटो आया। अब क्यों आया, क्योंकि आपको पता है 100वीं जयंती थी, है ना, 1869 में उनका जन्म हुआ था, तो 100वीं जयंती थी और इस उपलक्ष्य में RBI ने गांधी जी के फोटो को भारतीय नोट पर प्रदर्शित करना शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल। आज एक और पुरुष है, महान पुरुष है भारतीय, जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। उनकी भी जन्म जयंती है, और कौन सी जयंती मना रहे हैं उनकी, हम 120वीं जयंती मना रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, और 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में ऐसा कहते हैं भैया, ये बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ एक व्यक्ति थे। कभी ना लग्जरियस लाइफ, भले प्रधानमंत्री रहे लेकिन लग्जरियस लाइफ से हमेशा ये दूर रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आपको बता रहा हूँ मैं, आपको कभी सुना ही नहीं होगा आपने, इनका सरनेम जो था श्रीवास्तव था, है ना। और फिर क्या हुआ कि इन्होंने सरनेम की जगह पर क्या यूज किया, शास्त्री। शास्त्री क्या है, शास्त्री एक प्रकार की उपाधि है। क्या हुआ, इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से, काशी जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ से इनको एक उपाधि मिली थी, है ना, शास्त्री जी बन गए थे। तो फिर उन्होंने अपने नाम को नाम मतलब हटा दिया, क्योंकि जाति शब्द सूचक है ये, है ना, तो इसका विरोध करने के लिए इन्होंने शास्त्री शब्द का इस्तेमाल फिर अपने नाम के पीछे सरनेम के रूप में किया। गांधी जी के बहुत ही मतलब क्लोज मान सकते हो, या यूं मैं कहूँ कि गांधी जी को बहुत फॉलो करते थे, तो गांधी जी से बहुत इंस्पायर थे। तो जब इनकी शादी हुई तो इन्होंने दहेज में क्या मांगा पता आपको, चरखा, कि मुझे दहेज में क्या चाहिए, चरखा चाहिए। और भी इंटरेस्टिंग सवाल क्या है इनके पास, 1956 में जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय रेल मंत्री थे हमारे शास्त्री जी, और एक ट्रेन की दुर्घटना हो गई थी और शास्त्री जी ने बोला कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं और मैं इस्तीफा देता हूं। तो शास्त्री जी ने तुरंत इस्तीफा दे दिया था रेल मंत्री के पद से। जब नेहरू जी एक्सपायर हो गए, नेहरू जी की मृत्यु हो गई, तो लाल बहादुर शास्त्री जो बने भारत के प्रधानमंत्री बने, और उनके शासनकाल में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को हमने बहुत बुरी तरीके से कूटा था इस युद्ध में। अब क्या हुआ, दूसरे देश को आना पड़ा, है ना, रूस को आना पड़ा, और रूस और अन्य देशों ने समझौता करवाने के लिए, है ना, उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है ताशकंद में एक क्या हुआ, दोनों पार्टी को बुलाया गया, इंडिया को बुलाया गया, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी गए और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वगैरह भी वहाँ पर आए, और ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को। ताशकंद समझौते के बाद क्या डिसाइड हुआ था, जो भी कंडीशन थी, अब उसको जो भी कुछ हो गया उसके बाद शास्त्री जी चले गए अपने होटल में चले गए, है ना, लेकिन नेक्स्ट डे पता चला कि वो उनका मृत शरीर पाया गया होटल के कमरे में। और वो के क्या हुआ था, क्या मतलब एक प्रकार का सस्पेंस है आज भी, कभी हमें पता ही नहीं चला कि शास्त्री जी की मृत्यु का एक एक्चुअल कारण क्या था। तो
याद रखिएगा, डाउन टू अर्थ थे शास्त्री जी। ऐसा कहते हैं इनके बारे में कि एक बार इनकी पत्नी ने बोला कार ले लीजिए, तो इन्होंने सरकारी पैसों से कार नहीं ली। मतलब बिल्कुल एक सिंपल तरीके से धोती कुर्ते में घूमने वाले इंसान थे उस टाइम पर कि ये तो बहुत डाउन टू अर्थ व्यक्ति थे। तो ये था आज का करंट अफेयर्स डिस्कशन, और आई होप आपको पसंद आएगा आया होगा ये। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।